प्लेन क्रैश के अगले सीरीज में आज हम जानेंगे जापान एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 123 के साथ एक दर्दनाक हादसे के बारे में। जापान के टोक्यो शहर से उड़ान के सिर्फ 15 मिनट बाद 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे जापान एयरलाइंस की बोइंग 747 के प्लेन के पिछले हिस्से में हुआ जोरदार धमाका। प्लेन का पिछला हिस्सा उड़ जाता है ब्लास्ट में। 524 लोगों की जिंदगी अब इस प्लेन के साथ सीधे जमीन पर गिरते हुए। पायलट्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ प्लेन को संभालने की पूरी कोशिश की। जापान एयरलाइंस के फ्लाइट 123 के साथ इस दर्दनाक हादसे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फ्लाइट नंबर JAL 123747 सीरीज का ये प्लेन 1974 को जापान एयरलाइंस को डिलीवर हुआ था। क्रैश के पहले लगभग 18,000 उड़ानों को लगभग 25,000 घंटों में बखूबी कंप्लीट किया था इस प्लेन ने। 2 जून 1978 को इसी उड़ान के क्रम में जापान के ही एटामी एयरपोर्ट पर लैंड करते समय प्लेन का पिछला हिस्सा रनवे से टकराकर डैमेज हो जाता है। इस एक्सीडेंट के कारण प्लेन के पिछले हिस्से में बने FT प्रेशर बल्क रीड को काफी नुकसान पहुंचा था। रिपेयर होने के बाद प्लेन फिर से अपनी उड़ान पर वापस आ चुका था। रिपेयरिंग बहुत अच्छी न होने के कारण प्लेन के प्रेशर बल्क में आए दरार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये छोटी सी लापरवाही कितनी जानलेवा साबित होगी ये किसी को पता नहीं था। इस एक्सीडेंट के 7 साल बाद यानी 12 अगस्त 1985 जापान के टोक्यो शहर का हैनिडा एयरपोर्ट, जहां फ्लाइट 123 टोक्यो से ओसाका जाने के लिए तैयारी कर रही थी, 509 पैसेंजर के साथ 15 क्रू मेंबर फ्लाइट में सवार होते हैं। प्लेन पूरी तरह से भरा हुआ था। कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर प्लेन उड़ाने वाले थे युताका साशी, जिनकी उम्र 39 साल थी। इन्हें पिछले 6 सालों का बोइंग 747 उड़ानों का 4000 घंटों का अनुभव था। इस उड़ान के बाद उन्हें ऑफिशियली बोइंग 747 747 का कप्तान बनाया जाना था। कप्तान मोसामी ताकाहामी, जिनकी उम्र लगभग 49 वर्ष थी और इन्हें लगभग 12,000 घंटों की उड़ानों का अनुभव था, आज ये युताका साशी की उड़ान पर नजर रखने के लिए प्लेन पर सवार थे। इन दोनों के साथ फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकाडा, जिनकी उम्र 46 वर्ष और अनुभव लगभग 10,000 घंटों से भी ज्यादा के उड़ान का था। इस फ्लाइट में हिरोशी की ये तीसरी उड़ान थी। सुबह की 2 उड़ानों में हिरोशी ही फ्लाइट इंजीनियर थे और शाम की तीसरी उड़ान में भी फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी ही थे। शाम 6:12 पर फर्स्ट ऑफिसर युताका साशी प्लेन को रनवे से टेक ऑफ करते हैं। टोक्यो से ओसाका की फ्लाइट 1 घंटे की थी। जैसे ही ये प्लेन अपनी 24,000 के एल्टीट्यूड पर पहुंचती है तो तुरंत ही लैंडिंग के लिए डिसेंट शुरू कर देती है। जापान का मौसम भी उस समय बारिश के साथ साथ हल्की तूफानी हवा के साथ खराब हो रखा था। इसी तूफानी बारिश से बचने के लिए पायलट्स प्लेन को समुद्र के ऊपर दक्षिण की तरफ से प्लेन को उड़ाना शुरू करते हैं। साधारण प्रक्रिया में जब भी कोई प्लेन अपनी ऊंचाई बढ़ाता है तो ऊंचाई पर हवा पतली होने लगती है और इसी कारण प्लेन के बाहर हवा का दबाव कम होने लगता है। अंदर बैठे यात्री आराम से सांस ले सकें, इसके लिए प्लेन के अंदर हवा का दबाव बढ़ाने के लिए इंजन से प्लेन में हवा भरी जाती है, तो ये हवा अंदर ज्यादा दबाव बनाते हुए बाहर की तरफ प्रेशर डालती है। आमतौर पर प्लेन का मजबूत ढांचा इस प्रेशर को सहन कर ले जाता है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि 7 साल पहले हुए एक्सीडेंट के कारण प्लेन के पिछले हिस्से में बना प्रेशर बल्क हेड इस प्रेशर को नहीं झेल पाएगा। शाम के 6:24 बाद प्लेन जब 24,000 फीट की ऊंचाई पर होता है तभी तेज धमाके के साथ PBH प्रेशर बल्क हेड ब्लास्ट होकर प्लेन से अलग हो जाता है, जिससे पीछे का काफी बड़ा हिस्सा प्लेन से टूटकर अलग हो जाता है। धमाका और प्रेशर इतना ज्यादा था कि प्लेन के प्रेशर बल्क हेड के साथ
रडर, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, एलिवेटर जो कि प्लेन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं वो भी टूट चुके थे। पैसेंजर केबिन में रखा सामान और उसके कई हिस्से भी टूट कर उड़ रहे थे। एयर प्रेशर के कम होने से प्लेन में ऑटोमेटिक ऑक्सीजन सप्लाई के मास्क भी लटकने लगे। फ्लाइट क्रू ने तुरंत सभी को ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए कहा। ये देखते ही कप्तान ने 7700 स्ट्रेस सिग्नल ट्रांसपॉन्डर पर ट्रांसमिट कर दिया, जिसका काम एटीसी टावर्स और आसपास उड़ रहे सभी प्लेन को इस प्लेन पर आए संकट के बारे में बताना होता है। कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर को तुरंत प्लेन के वापस मोड़कर टोक्यो ले जाने के लिए कहा। टोक्यो वापस जाने के लिए फर्स्ट ऑफिसर ने जैसे ही प्लेन को राइट साइड की तरफ मोड़ा, प्लेन अब तेजी से राइट साइड की तरफ झुकने लगा। फर्स्ट ऑफिसर ने पूरी ताकत लगाकर प्लेन को सीधा करना चाहा, पर यह सब बेकार था। लग रहा था प्लेन के सभी सिस्टम फेल हो चुके हैं। तभी फ्लाइट इंजीनियर की नजर सामने कंट्रोल पैनल की तरफ जाती है। एक एक करके सारे हाइड्रोलिक प्रेशर जीरो होते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं। किसी भी प्लेन में हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाने पर प्लेन क्रैश होने का चांसेस फिक्स हो जाता है। इसे अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। प्लेन के पिछले हिस्से में लगा रूडर ही प्लेन की ऊंचाई और डायरेक्शन को मेंटेन करने की भूमिका निभाता है। रूडर के मदद के बिना प्लेन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती है और प्लेन की हाइट भी चेंज करना भी नहीं हो सकता है। प्लेन अब कभी दाएं तो कभी बाएं की ओर झुकने उठने लगता है। एविएशन की भाषा में इसे डच रोल कहते हैं। अपनी पूरी ताकत से दोनों पायलट प्लेन को सीधा करने की कोशिश करते हैं, पर नाकाम रहते हैं। मुसीबत कम नहीं थी। हाइड्रोलिक प्रेशर फेल होने के कारण प्लेन कभी भी तेजी से ऊपर जाता तो कभी तेजी से नीचे जाता। इतनी भयावह स्थिति में भी क्रू मेंबर्स ने सभी की बेल्ट बांधी और मास्क भी लगाया। सभी ने अपने सगे संबंधियों के लिए आखिरी नोट्स भी बनाने शुरू कर दिए थे। वहीं कॉकपिट में पायलट्स और इंजीनियर बिना ऑक्सीजन मास्क के प्लेन को काबू करने की पूरी कोशिश करते रहे और उनका दिमाग भी ऑक्सीजन के कारण हाइपोक्सिया का शिकार होने लगा। हाइपोक्सिया के कारण दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति कम होती जाती है। प्लेन रडर के टूट जाने के कारण प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, लेकिन प्लेन के पावर थ्रस्ट को कम ज्यादा करके पायलट इसे तेजी से ऊपर नीचे जाने से रोक रहे थे। एटीसी लगातार पायलट को कॉल करके इमरजेंसी कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसी हालत में पायलट्स का पूरा ध्यान किसी तरह प्लेन को सही सलामत उड़ाने में था। इसलिए कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर को एटीसी का नजरअंदाज करके प्लेन को काबू करने के लिए कहा। वहीं फ्लाइट इंजीनियर केबिन क्रू को कॉल करके प्लेन में हुए धमाके के बारे में जानने की कोशिश करता है। केबिन क्रू जब बताता है कि फ्लाइट का पिछला हिस्सा टूट गया है और सभी पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क के सहारे सांस ले रहे हैं, तो फ्लाइट इंजीनियर तुरंत ही कप्तान को प्लेन नीचे ले जाने के लिए कहते हैं, ताकि कम ऊंचाई पर सभी पैसेंजर्स बिना मास्क के सांस ले सकें। पर बिना ऑक्सीजन मास्क के बिना दोनों पायलट हाइपोक्सिया के कारण फ्लाइट इंजीनियर की बात नहीं समझ पा रहे थे। पायलट की ऐसी हालत देखकर फ्लाइट इंजीनियर ने उन्हें फिर से ऑक्सीजन मास्क लगाकर प्लेन को किसी भी तरह नीचे ले जाने को कहता है। ऑक्सीजन मास्क लगाकर पायलट बदहवासी की हालत से थोड़ा बाहर आते हैं। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि प्लेन को किसी तरह 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे लाना होगा, ताकि प्लेन के पैसेंजर्स बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस ले सकें। किसी भी प्लेन में इमरजेंसी के लिए एक सीमित ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जो 10 से 15 मिनट तक ही काम कर सकती है। इसी कारण पैसेंजर एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है और पैसेंजर्स की हालत खराब होने लगी। लेकिन अब पायलट के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वे बिना टेल रडर कंट्रोल के प्लेन को कैसे नीचे ले आए। अगर वे इंजन थ्रस्ट को बंद करके प्लेन को नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो स्टॉल कंडीशन में जाकर क्रैश होने का रिस्क था। तभी फ्लाइट इंजीनियर ये सलाह देता है कि हमें फ्लाइट के लैंडिंग गियर डाउन कर देने चाहिए, जिसके ड्रैग फोर्स से प्लेन धीरे धीरे नीचे आ जाएगा।
लेकिन सभी हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाने के कारण प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन करना इम्पॉसिबल था। इसलिए कप्तान इमरजेंसी लैंडिंग गियर नॉब का यूज करके प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन कर देते हैं। आमतौर पर अगर किसी प्लेन में लैंडिंग गियर काम नहीं करते तो इमरजेंसी लैंडिंग गियर नॉब की मदद से लैंडिंग गियर अपनी ग्रेविटी वेट के कारण नीचे आकर लॉक हो जाते हैं। इसके कारण प्लेन थोड़ा नीचे आ जाता है, लेकिन लैंडिंग गियर के ड्रैग फोर्स के कारण अब प्लेन के रोलिंग मोशन को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो गया था। अब कप्तान एटीसी टावर से बात करके कहता है कि वो प्लेन को टोक्यो एयरपोर्ट पे वापस ला रहे हैं। एटीसी टावर भी कप्तान की आवाज में परेशानी को देखकर ये समझ चुके थे कि प्लेन पर बड़ी मुसीबत आ चुकी है। टोक्यो के बाहरी ग्रामीण इलाके में लोगों ने जब एक बेकाबू प्लेन को हवा में लहराते हुए देखा तो कुछ लोगों ने उसकी फोटो भी खींची। हालांकि अंधेरा होने के बाद भी ये साफ साफ देखा जा सकता था कि प्लेन का रडर और टेल का बड़ा हिस्सा गायब था। प्लेन जैसे जैसे नीचे आ रहा था, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के साथ पैसेंजर्स और पायलट की हालत में सुधार हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था, उन्हें माउंट टेकमोगेरा की पहाड़ियां दिखने लगी। इसीलिए पायलट्स ने पूरे इंजन पावर के साथ प्लेन को ऊंचाई पर उड़ाने का प्रयास किया, जिससे प्लेन स्टेप एंगल से ऊपर उठ गया। फर्स्ट ऑफिसर कप्तान से कहता है कि उन्हें फ्लैप्स को लो करना चाहिए ताकि प्लेन को कंट्रोल किया जा सके, पर जल्दी ही वे फ्लैप्स उनकी मुसीबत का कारण बन गए। लेफ्ट फ्लैप्स एक्सटेंड होते जा रहे थे, जिसके कारण प्लेन तेजी से राइट साइड में झुकने लगा। पायलट जल्दबाजी में लेफ्ट थ्रस्ट लेवल को ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण प्लेन ऊंची पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगता है। पायलट अब प्लेन कंट्रोल करने में नाकामयाब हो गए। प्लेन का राइट विंग पहाड़ी से टकराता है और इंजन प्लेन से टूटकर अलग हो जाता है। प्लेन अब सामने की ओर बड़ी पहाड़ी से जाकर टकराता है। एटीसी टावर बार बार पायलट से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। इसके 1 मिनट बाद ही एक जापानी एयरक्राफ्ट एटीसी टावर से कांटेक्ट करके पहाड़ों से उठते हुए धुएं के बारे में सूचना देता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि फ्लाइट 1, 2, 3 क्रैश हो चुकी है। हादसा इतना बुरा था कि किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं थी। 12 घंटे बाद बचाव दल वहां पहुंचा, पर उन्हें किसी के भी जिंदा बचने के साक्ष्य नहीं मिले, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया।